अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मर्डर ऑन द लिंक्स। एक साथी यात्री, अ फेलो ट्रैवलर। कहते हैं एक नया लेखक जो अपनी कहानी की शुरुआत जबरदस्त और अलग अंदाज में करना चाहता था ताकि सबसे बोर एडिटर का भी ध्यान खींच ले। उसने कहानी की पहली लाइन लिखी, हेल सेड द डचेस। नरक, डचेस ने कहा। हैरानी की बात यह है कि मेरी कहानी की शुरुआत भी कुछ इसी तरह होती है। फर्क बस इतना है कि ये शब्द कहने वाली कोई डचेस नहीं थी। ये जून की शुरुआत का दिन था। मैं पेरिस में कुछ बिजनेस करके वापस लंदन लौट रहा था, जहां मैं अभी भी अपने पुराने दोस्त हर्क्यूल पोयरो, एक बेल्जियम पूर्व डिटेक्टिव, के साथ रह रहा था। कैलियस एक्सप्रेस ट्रेन लगभग खाली थी। मेरे डिब्बे में बस एक और यात्री थी। मैंने होटल से जल्दी जल्दी निकलकर ट्रेन पकड़ी और सामान की जांच कर रहा था कि ट्रेन चल पड़ी। तब तक मैंने अपनी साथी यात्री को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन अचानक उसने खिड़की खोली, सिर बाहर निकाला और तेजी से बोली, हेल। अब देखिए, मैं थोड़ा पुराने ख्यालों वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है कि औरतों को शालीन होना चाहिए। आजकल की लड़कियां जो सुबह से रात तक नाचती गाती है, सिगरेट पीती है और ऐसी भाषा बोलती है जिसे सुनकर मछली बेचने वाली औरतें भी शर्मा जाएं, वो मुझे पसंद नहीं। मैंने सिर उठाकर देखा। एक नटखट सुंदर चेहरा, लाल टोपी लगाए हुए। उसके कान काले घुंघराले बालों से छिपे थे। लगता था वो मुश्किल से 17 की होगी, लेकिन चेहरे पर पाउडर और होठों पर तेज लाल लिपस्टिक थी। वो जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। उसने मुझे देखा और एक मजाकिया सा चेहरा बनाया। अरे बाप रे, मैंने तो इस शरीफ सज्जन को चौंका दिया। उसने कल्पना में मौजूद दर्शकों से कहा, माफ कीजिए मेरी भाषा के लिए, बिल्कुल भी लेडी जैसी नहीं, लेकिन ईश्वर की कसम, इसका एक कारण है। पता है, मेरी इकलौती बहन खो गई है। क्या सच में? मैंने कहा, कितनी दुख की बात है। देखो, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता, उसने कहा। मुझे भी नहीं और मेरी बहन को भी नहीं, जो कि गलत है, क्योंकि उसने उसे देखा ही नहीं। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने रोक दिया। कुछ मत कहो, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं बगीचे में जाकर केचुए खाऊंगी। हे ईश्वर, मैं तो बर्बाद हो गई। वो एक बड़े से मजाकिया फ्रेंच पेपर के पीछे छुप गई। 1-2 मिनट बाद मैंने देखा कि वो चुपके से मुझे देख रही थी। मैं ना चाहकर भी मुस्कुरा दिया और अगले ही पल वो हंस पड़ी। मैं जानती थी, तुम दिखने जितने बोरिंग नहीं हो, उसने कहा। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मैं भी हंस पड़ा, हालांकि मुझे उसके कुछ शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लो हो गया, अब हम दोस्त हैं, उसने कहा। अब कहो, मेरे बहन के लिए दुखी हो? मैं बहुत दुखी हूँ। गुड बॉय। अब मैं ये भी कहने वाला था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी को झेल सकता हूँ। मैंने हल्के से झुककर सलाम किया। वो लड़की थोड़ी नाराज हो गई। अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारी शरीफ नाराजगी वाली स्टाइल पसंद आई थी। तुम्हारा चेहरा कह रहा था, ये हमारी तरह नहीं है। और तुम सही थे, आजकल तो डचेस और डांसर्स में फर्क ही नहीं पता चलता। ओह, फिर से चौंका दिया ना तुम्हें? लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तुम्हारे जैसे लोग। मुझे बदतमीज लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने हंसते हुए पूछा, जब तुम गुस्से में होती हो तब कैसी लगती हो? एकदम शैतान, जो मन करे बोल देती हूँ, जो मन करे करती हूँ। एक बार तो किसी को मार ही डालती। हाँ सच में, वो डिजर्व करता था। खैर, मैंने कहा, मुझ पर गुस्सा मत होना। नहीं, मैं तुमसे तो खुश हूँ। पहली नजर में ही अच्छे लगे थे, लेकिन तुम इतने नाराज दिखे कि लगा दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो अब जब हो ही गई है, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं एक अभिनेत्री हूँ। नहीं, वैसी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं तो 6 साल की उम्र से मंच पर हूँ। टम्बलिंग। माफ करना, क्या मतलब? मैंने पूछा। बच्चों के एक्रोबैट शो नहीं देखे कभी? ओह, अब समझा। मैं अमेरिका में पैदा हुई थी, लेकिन ज्यादातर जिंदगी इंग्लैंड में बीती है। अभी मेरी बहन और मैं एक नया शो कर रहे हैं। गाने, डांस, कॉमेडी का मिक्स। बहुत चल रहा है। इसमें पैसा भी खूब है। वो बोलती गई। कई शब्द तो मेरे समझ से बाहर थे, लेकिन मैं उसमें रुचि लेने लगा। वो लड़की बच्चों जैसी भोली भी थी
और दुनिया देखी हुई औरत भी। वो खुद को संभालना जानती थी, लेकिन फिर भी जिंदगी को लेकर उसका नजरिया मासूम और सच्चा था। वो बस एक ही बात चाहती थी, सफलता। हम एमएन स्टेशन से गुजरे। उस नाम ने कई यादें जगा दी। उसने तुरंत समझ लिया मैं क्या सोच रहा हूँ। युद्ध की याद आ रही है। मैंने सिर हिलाया। तुमने युद्ध लड़ा? हाँ, एक बार घायल भी हुआ। समय के बाद तो पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई। अब मैं एक एमपी का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। वाह, कितने होशियार हो तुम। नहीं, बहुत आसान काम है। दिन में 2 घंटे लगते हैं। थोड़ा बोरिंग भी है। अगर मेरे पास कुछ और करने को ना होता तो मैं पागल हो जाता। मत कहो कि तुम कीड़े इकट्ठा करते हो। नहीं, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी के साथ रूम शेयर करता हूँ। बेल्जियन है और एक पूर्व डिटेक्टिव। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो तो कमाल का इंसान है। कई बार जब पुलिस फेल हो जाती है, वो सॉल्व कर देता है। वो लड़की बड़ी आंखों से सुन रही थी। वाह, मुझे तो क्राइम बहुत पसंद है। मैं हर मर्डर केस की खबर पढ़ती हूँ, हर मिस्ट्री फिल्म देखती हूँ। स्टाइल्स केस याद है? मैंने पूछा। देखो, वो बूढ़ी औरत जिसे जहर दे दिया गया था, कहीं एसेक्स में? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वही। ये पोयरो का पहला बड़ा केस था। अगर वो नहीं होता तो कातिल तो बच ही जाता। मैं जोश में आ गया और पूरी केस की कहानी सुना दी। और अंत में आया जबरदस्त ट्विस्ट। वो लड़की मंत्रमुग्ध हो गई। इतने में ट्रेन कैलियर स्टेशन पर पहुंच गई। मैंने कूली बुलाए और उतरने लगा। वो लड़की मुस्कुराकर हाथ बढ़ाते हुए बोली, गुड बाय। अगली बार मैं अपनी भाषा पर ध्यान दूंगी। अरे, पर तुम मुझे नाव पर साथ चलने तो दोगी? पता नहीं। पहले देखना है मेरी बहन ने चढ़ाई की या नहीं। पर थैंक यू। अरे, हम फिर मिलेंगे ना? कम से कम अपना नाम तो बताओ। वो मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, सिंड्रेला। और हंस पड़ी। पर उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं सिंड्रेला को फिर कब और कैसे मिलने वाला हूँ। अध्याय दूसरा, मदद की गुहार। अगली सुबह मैं जब नाश्ते के लिए हमारे साझा डाइनिंग रूम में पहुंचा, तब 9:05 हो चुके थे। मेरा दोस्त पोयरो हमेशा की तरह बिल्कुल समय पर अपने दूसरे अंडे के छिलके को धीरे धीरे तोड़ रहा था। जैसे ही मैं अंदर आया, उसने खुशी से मेरी ओर देखा। तुमने अच्छी नींद ली ना? और कल की समुंदर की यात्रा से अब ठीक हो गए? ये तो कमाल है। आज तो तुम लगभग समय पर हो। माफ करना, लेकिन तुम्हारी टाई जरा टेढ़ी है। जरा ठीक कर दूं? मैंने पहले भी हर्क्यूल पोयरो का वर्णन किया है। एक असाधारण छोटा आदमी, लंबाई करीब 5 फुट 4 इंच, सिर अंडे की तरह गोल, जो थोड़ा एक और झुका होता था, आंखें जो उत्साहित होने पर हरे रंग से चमकती थी, सख्त और स्टाइलिश मूछें, और भारी गरिमा का स्वभाव। उसे सफाई और सलीका बेहद पसंद था। कोई चीज अगर थोड़ी भी टेढ़ी दिख जाए, धूल का कण हो या किसी की ड्रेस में गड़बड़ी हो, तब तक बेचैन हो जाता है जब तक खुद ठीक न कर ले। ऑर्डर और मेथड, यानी व्यवस्था और तरीका, ये उसके ईश्वर थे। अक्सर ऐसे सबूतों को तुच्छ समझता था, जैसे पैरों के निशान या सिगरेट की राख, और कहता कि केवल इन्हीं चीजों से केस हल नहीं हो सकता। फिर वो अपने सिर पर हल्की सी थपकी देता और गर्व से कहता, सच्चा काम अंदर से होता है, छोटे ग्रे सेल से। हमेशा याद रखो मेरे दोस्त, छोटे ग्रे सेल्स। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और सामान्य बातचीत में उससे कहा कि कैलेस से डोवर तक की 1 घंटे की यात्रा को भयानक नहीं कहा जा सकता। कुछ दिलचस्प आया पोस्ट में? मैंने पूछा। पॉयरो ने थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। मैंने अब तक तो चिट्ठियां नहीं देखी है, लेकिन आजकल कुछ खास आता नहीं। वो बड़े अपराधी जो सिस्टम से चलते हैं, अब दिखते ही नहीं। मैं हंस पड़ा। हिम्मत रखो पॉयरो, किस्मत बदलेगी। चिट्ठियां खोलो, क्या पता कोई बड़ा केस रास्ते में हो। पॉयरो मुस्कुराया और अपनी छोटी सी पत्र खोलने वाली चाकू से लिफाफों को खोलने लगा। एक बिल, फिर और एक बिल। लगता है बुढ़ापे में खर्चीला हो गया हूँ। एक नोट। जैक का? क्या कहा है? मैंने उत्सुक होकर पूछा। स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर जैक हमें पहले भी कई दिलचस्प मामलों में शामिल कर चुके थे। बस अबिरस्वाइट केस में मैंने जो मदद की थी उसके लिए धन्यवाद कह रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं काम आया।
फिर वह बाकी चिट्ठियां शांति से पढ़ता रहा। स्थानीय बॉय स्कॉटिश को भाषण देने का निवेदन। फॉरफेनॉक की काउंटेस चाहती है कि मैं मिलूं। फिर कोई प्यारा सा कुत्ता होगा शायद। अब आखिरी पत्र। आ मैंने तुरंत नोट किया कि उसके स्वर में बदलाव आया था। पॉयरो ध्यान से पत्र पढ़ रहा था। 1 मिनट बाद उसने पत्र मुझे दे दिया। ये कुछ अलग ही है मेरे दोस्त, खुद पढ़ो। विला जेनेविव, मार्लिनविल सूर मेयर, फ्रांस। प्रिय महोदय, मुझे एक जासूस की जरूरत है और कुछ कारणों से मैं पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता। मैंने आपके बारे में कई लोगों से सुना है और सब ने कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम हैं। मैं डाक से कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज है जिससे मेरी जान को हर दिन खतरा बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि खतरा बहुत नजदीक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बिना समय गवाए फ्रांस चले आइए। मैं कैलेस पर गाड़ी भेज दूंगा। बस टेलीग्राम कर दीजिए कि आप कब आ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बाकी सारे काम छोड़कर मेरे लिए काम करें। पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भुगतान के लिए तैयार हूँ। हो सकता है आपको काफी समय के लिए मेरी मदद करनी पड़े। शायद आपको सैंटियागो भी जाना पड़े, जहाँ मैंने कई साल बिताए हैं। आप अपनी फीस खुद तय कर सकते हैं। एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि ये मामला अत्यंत जरूरी है। आपका पीटी रेनो। नीचे एक पंक्ति और लिखी थी, घबराहट में मुश्किल से पढ़ी जा सकने वाली। ईश्वर के लिए आ जाइए। मैंने पत्र लौटाया और जोश में कहा, आखिरकार ये तो वाकई कुछ अलग ही मामला है। पौरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। तो तुम जाओगे, है ना? मैंने पूछा। पौरो ने सिर हिलाया और गहराई से सोचने लगा। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, देखो दोस्त, समय नहीं है हमारे पास। कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस 11 बजे विक्टोरिया से निकलती है। लेकिन घबराओ मत, हमारे पास 10 मिनट है चर्चा करने के लिए। तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? अच्छा, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें कुछ हफ्तों तक छुट्टी दे रहे हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन इस मिस्टर रेनो ने साफ कहा है कि मामला निजी है। ओ, मैं उससे निपट लूंगा। वैसे नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। शायद कोई साउथ अमेरिकन करोड़पति होगा। रेनो नाम का एक बहुत अमीर आदमी है, शायद वही हो। बिल्कुल, तभी तो सैंटियागो का जिक्र कर रहा है। सैंटियागो चिली में है और चिली साउथ अमेरिका में, और हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। तुमने आखिरी पंक्ति देखी? तुम्हें क्या लगा? मैंने पूछा। वो लाइन काफी इम्पल्सिव लगी, जैसे अचानक डर के मारे लिखी हो। पॉयरो ने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, देखो तो सही। साइन की इंक गहरी है, लेकिन असली लाइन की इंक फीकी है। यानी उन्होंने बाद में ठंडे दिमाग से वो पंक्ति जोड़ी थी ताकि असर और गहरा हो। तो मतलब मामला बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें तुरंत निकलना चाहिए। मार्लिनविल, मैंने सोचा। सुना है नाम? पॉयरो ने सिर हिलाया। एक शांत लेकिन रईसी जगह है, बलौंज और कैलिस के बीच। रेनो का इंग्लैंड में भी एक घर है ना? हाँ, स्कॉटलैंड गेट में, और एक बड़ा बंगला हर्टफोर्डशायर में। लेकिन वो ज्यादा सोशल नहीं है। लगता है उनका बिजनेस साउथ अमेरिका में ही, चिली और अर्जेंटीना में जिंदगी का ज्यादातर समय गुजारा है। ठीक है, हम सारी जानकारी उस आदमी से खुद ही ले लेंगे। चलो पैकिंग कर लेते हैं। एक छोटा सूटकेस और फिर टैक्सी लेकर विक्टोरिया स्टेशन चलते हैं। 11 बजे हम विक्टोरिया से डोवर के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले पॉयरो ने मिस्टर रेनॉल्ड को एक टेलीग्राम लिखा, जिसमें हमारी कैलियस पहुंचने का समय बताया गया था। मुझे हैरानी है पॉयरो, तुमने अभी तक सी सिकनेस की कोई दवा क्यों नहीं ली? मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट की बातचीत याद थी। पॉयरो, जो मौसम को बड़े ध्यान से देख रहा था, मेरी तरफ नाराजगी से देखने लगा। तुम भूल गए हो लैवरगियर की एक्सीलेंट मेथड को। मैं हमेशा उसी सिस्टम को फॉलो करता हूँ। एक तरफ से दूसरी तरफ सिर घुमाना, सांस लेना और छोड़ना, हर सांस के बीच में 6 गिनना। मैंने कहा, लेकिन सैंटियागो या ब्यूनस आयर्स तक पहुंचने तक तुम इसे तंग नहीं आ जाओगे? क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं सैंटियागो जाऊंगा? मिस्टर रेनॉल्ड ने तो अपने पत्र में यही कहा है। उन्हें हर्क्यूल पॉयरो के तरीकों का पता नहीं। मैं यूं ही यहाँ वहां नहीं दौड़ता। मेरा काम यहाँ होता है।
उसने अपने माथे की ओर इशारा किया। मेरे भीतर की बहस करने वाली भावना जाग गई। ठीक है पॉयरो, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ चीजों को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने लगे हो। फिंगरप्रिंट ने कई बार हत्यारे को पकड़वाया है और कई बार किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाया है। पॉयरो ने सूखे अंदाज में कहा। लेकिन फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, सिगरेट ऐश, अलग अलग मिट्टी, इन सब का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया। ट्रेंड एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, लेकिन पॉयरो जैसे लोग उनसे ऊपर होते हैं। एक्सपर्ट्स फैक्ट लाते हैं और पॉयरो जैसे लोग मेथड, लॉजिक और साइकोलॉजी से सच तक पहुंचते हैं। तुमने कभी फॉक्स का शिकार किया है? कभी कभी, मैंने कहा। तो फिर तुम्हें कुत्तों की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, कुत्ते नहीं, उन्हें हाउंड्स कहते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या तुम घोड़े से उतरकर जमीन पर रेंगते हुए शिकार करते हो, आओ आओ करते हुए? मैं हंस पड़ा। ठीक उसी तरह मैं भी जमीन पर लेटकर हाइपोथेटिकल फुटप्रिंट्स नहीं देखता, न कि सिगरेट की ऐश को पहचानने की कोशिश करता हूँ। याद है प्लाईमाउथ एक्सप्रेस मिस्ट्री? जैक पूरा रेलवे लाइन सर्वे करने चला गया और मैं अपने अपार्टमेंट में बैठकर ही उसे बता पाया कि क्या मिलेगा। तो क्या जैक ने समय बर्बाद किया? नहीं, क्योंकि उसकी खोज मेरी थ्योरी को सपोर्ट करती थी। लेकिन अगर मैं जाता तो मेरा समय जरूर बर्बाद होता। कैवेंडिश केस याद है? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने कुछ कहा, डिफेंस ने कुछ और कहा। आखिर में वही निकला जो सब पहले से जानते थे। राइटिंग जॉन कैवेंडिश जैसी थी। लेकिन असली सवाल था क्यों? क्योंकि वही लिखावट उसकी थी या किसी और ने जानबूझकर वैसा लिखा? पॉयरो ने कहा कि उसने उस सवाल का सही जवाब दिया था। इसके बाद वह चुप हो गया और संतुष्ट दिखने लगा। जहाज पर मैंने पॉयरो की खामोशी को नहीं तोड़ा। मौसम बहुत अच्छा था और समंदर एकदम शांत। इसलिए जब हम कैलियस पहुंचे और पॉयरो मुस्कुराता हुआ मेरे साथ आया, तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। लेकिन एक घटना हमारा इंतजार कर रही थी। हमें लेने कोई कार तो नहीं आई थी। पॉयरो ने अंदाजा लगाया कि शायद उसका टेलीग्राम देर से पहुंचा होगा। हम खुद ही कार किराए पर ले लेंगे, उसने कहा। कुछ ही देर बाद हम एक बहुत ही पुरानी और हिलती डुलती कार में मर्लिन वाइल की ओर जा रहे थे। मेरे मन में बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन पॉयरो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है हेस्टिंग्स, उसने कहा। बकवास, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता, बस एक एहसास है। वह इतना गंभीर था कि मैं भी चुप हो गया। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, ये कोई बड़ा केस होगा, लंबा, कठिन और उलझा हुआ। मैं और पूछता, लेकिन तभी हम मर्लिन वाइल में घुस रहे थे। हमने रास्ता पूछने के लिए कार धीमी कर दी। सीधा जाइए मोज़ियोर, विला जेनेविव आधा मील आगे है। आप समुद्र के किनारे देख सकेंगे। हमने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर पर एक मोड़ पर एक बूढ़ा किसान हमारी तरफ आ रहा था। वही एक छोटी सी जर्जर विला सड़क किनारे दिख रही थी। तभी उस विला का गेट खुला और एक लड़की बाहर निकली। किसान अब हमारे पास आ गया था और ड्राइवर ने उससे पूछा, विला जेनेविव? बस इस दाहिनी सड़क पर थोड़ा आगे है मोज़ियोर। अगर मोड़ न होता तो आप देख लेते। जैसे ही कार फिर चली, मेरी नजर उस लड़की पर टिक गई। वह बहुत सुंदर थी, लंबी सुनहरे बालों वाली। मैंने मन ही मन में सोचा, ये सबसे सुंदर लड़की है जिसे मैंने देखा है। बाय जोव पॉयरो, मैंने कहा, तुमने उस लड़की को देखा? पॉयरो ने बोहें उठाई। का कमेंस, उसने कहा, शुरुआत हो गई। अभी तो हम आए हैं और तुमने लड़की भी देख ली। अरे लेकिन वो इतनी सुंदर थी। शायद, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने नोटिस भी नहीं किया? मोनामी, दो लोग एक ही चीज कभी एक जैसी नहीं देखते। तुमने एक लड़की देखी और मैंने बस एक लड़की देखी जिसकी आंखों में चिंता थी। तभी हम एक बड़े हरे गेट पर पहुंचे। वहां एक सर्जेंट दे विल खड़ा था, जिसने हमें रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते मैस्योर। लेकिन हम मिस्टर रेनॉल्ड से मिलना चाहते हैं, मैंने कहा। हाँ मोज़ियो, लेकिन पॉयरो आगे झुका। लेकिन क्या? मिस्टर रेनॉल्ड की आज सुबह ही हत्या हो गई है। अध्याय 3। एट द विला जेनेविव। जैसे ही गाड़ी रुकी, पॉयरो तुरंत बाहर कूद पड़ा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। क्या कहा आपने? मर्डर्ड? कब? कैसे? सार्जेंट डेविल सीधा खड़ा हो गया।
मैं कोई सवालों का जवाब नहीं दे सकता मोज़ियो। ठीक है, मैं समझता हूँ, पॉयरो ने कहा और कुछ देर सोचा। कमिश्नरी ऑफ पुलिस शायद अंदर है ना? हाँ मोज़ियो। पॉयरो ने अपना कार्ड निकाला और उस पर कुछ लिखा। वोयला, क्या आप कृपया करके ये कार्ड तुरंत कमिश्नरी तक पहुंचा सकते हैं? सिपाही ने कार्ड ले लिया और सीटी बजाई। कुछ ही देर में एक और सिपाही आया और उसे कार्ड दे दिया गया। कुछ मिनट बाद एक मोटे कद के, बड़ी मूंछों वाले आदमी गेट तक आए। सिपाही ने उन्हें सलाम किया और रास्ता दिया। डियर मोज़ियो पॉयरो, उसने कहा, तुमको देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा आना बहुत सही समय पर हुआ। पॉयरो का चेहरा खिल गया। मोज़ियो बेक्स, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पॉयरो ने मेरी ओर इशारा किया। ये है मेरे इंग्लिश दोस्त, कैप्टन हेस्टिंग्स। मोज़ियो लुइसन बेक्स। हमने एक दूसरे को नम्रता से झुककर नमस्ते किया। फिर मोज़ियो बेक्स ने पॉयरो से कहा, मुझे याद है हम आखिरी बार 1909 में ऑस्टेंड में मिले थे। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है जो हमारी मदद कर सकती है? पॉयरो ने कहा, शायद तुमको पहले से पता हो, मुझे मृतक ने बुलाया था। लगता है उन्हें अपनी जान को खतरा था, पर अफसोस उन्होंने मुझे देर से बुलाया। सैक्रेड ऑनर, मुझे वेक्स चौंके। तो उन्होंने अपनी मौत का अंदेशा पहले ही दे दिया था। इससे तो हमारी थियरीज बिगड़ जाती है। पर आइए अंदर चलिए। हम विला की ओर चल पड़े। मोज़ियो बेक्स ने कहा, इन्वेस्टिगेटिंग मैजिस्ट्रेट मोज़ियो हॉटेट को ये बात बतानी होगी। उन्होंने क्राइम सीन देख लिया है और अब पूछताछ शुरू करने वाले हैं। पॉयरो ने पूछा, हत्या कब हुई? शरीर सुबह 9 बजे मिला। डॉक्टर और मैडम रेनॉल्ड की गवाही के अनुसार हत्या रात 2 बजे के आसपास हुई। हम अब विला के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। हॉल में एक और सिपाही बैठा था। कमिश्नरी ने पूछा, मोज़ियो हॉटेट कहाँ है? सलून में मोज़ियो। हम सलून में घुसे, जहाँ एक बड़े टेबल पर मोज़ियो हॉटेट और उनका क्लर्क बैठा था। उन्होंने हमें देखा और बेक्स ने परिचय कराया। मोज़े हॉटेट एक लंबे, दुबले, पतले व्यक्ति थे, जिनकी तीखी नजरें और सलीके से कटी हुई दाढ़ी थी। एक बूढ़े आदमी हल्के झुके कंधों के साथ फायरप्लेस के पास खड़े थे। डॉक्टर डूरैंड। बहुत अजीब बात है, मोज़े हॉटेट ने कहा। क्या आपके पास वो लेटर है? पॉयरो ने लेटर उन्हें दे दिया। उन्होंने पढ़ा। ये किसी सीक्रेट की बात करता है। काश ये ज्यादा साफ लिखते। खैर मोज़े पॉयरो, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत होगी। क्या आप यहीं रहेंगे या वापस लंदन जाना चाहते हैं? मोज़ियो, मैं यहीं रुकूंगा। मैं अपने क्लाइंट की जान नहीं बचा पाया, पर अब मेरा कर्तव्य है कि मैं हत्यारे का पता लगाऊं। बहुत अच्छा। शायद मैडम रेनॉल्ड भी इससे खुश हो। हम सोर्टे से मोज़ियो जिराड का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पॉयरो ने सिर हिलाया। मैं अभी कुछ नहीं जानता, बिल्कुल अंधेरे में हूँ। मोज़ियो बेक्स ने आगे बताया। सुबह पुरानी नौकरानी फ्रांसोइस जब नीचे आई, उसने देखा कि मेन डोर खुला हुआ है। पहले तो उसे लगा कि कोई चोर आया होगा। चांदी के बर्तन ठीक से रखे हुए थे, तो उसने सोचा शायद मोज़ियो रेनॉल्ड सुबह टहलने गए होंगे। पॉयरो ने पूछा, क्या उनकी आदत थी? नहीं, पर फ्रांसोइस को इंग्लिश लोग थोड़े अजीब लगते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? तभी दूसरी नौकरानी लियोन ने देखा कि मैडम रेनॉल्ड बंधी हुई है और मुंह पर कपड़ा बंधा है। उसी समय खबर आई कि मोज़ियो रेनॉल्ड की डेड बॉडी मिली है, पीठ में चाकू मारा गया। पॉयरो ने पूछा, कहाँ मिली बॉडी? ये तो सबसे अजीब बात है। एक कब्र में मिली, एक नई खुदी हुई कब्र में, विला के कंपाउंड के पास। डॉक्टर डुरैंड ने कहा, मैंने बॉडी को सुबह 10 बजे एग्जामिन किया। मौत करीब 7 से 10 घंटे पहले हुई थी। पॉयरो ने पूछा, मतलब रात 12 से 3 बजे के बीच? जी हाँ, और मैडम रेनॉल्ड की बात से ये 2 बजे के बाद की घटना लगती है। पॉयरो ने कहा, तो ये मर्डर सुसाइड नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, बेक्स बोले। मैडम रेनॉल्ड को जब नौकरों ने रस्सी से खोला तो वो बेहोश थी। उन्होंने बताया कि वो नकाबपोश आदमी बेडरूम में घुसे, उन्हें बांधा और मोज़ियो रेनॉल्ड को जबरदस्ती ले गए। अब तक उनसे पूछताछ हुई? नहीं, डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी है, पर जब वो ठीक होंगी तो पूछताछ की जाएगी। पॉयरो ने पूछा, घर में और कौन कौन है? पुरानी नौकरानी फ्रांसोइस, 2 बहनें डेनिस और लियोनी
ओलार्ड, जो मर्लिनविल की है, एक शेफोर जो अभी छुट्टी पर है, और फिर मैडम रेनॉल्ड और उनका बेटा जैक रेनॉल्ड, वो भी अभी बाहर है। पॉयरो ने अपना सिर झुका लिया। मोज़े हॉटेट ने कहा, मार्शल, सार्जेंट विल आया। फ्रांसोइस को अंदर ले आओ। वो सैल्यूट करके चला गया और थोड़ी देर में डरी हुई फ्रांसोइस को लेकर वापस आया। तुम्हारा नाम फ्रांसोइस आर्शिट है? हाँ मोज़ियो। तुम कब से विला जेनेविव में काम कर रही हो? 11 साल, मैडम ला विकॉम्टेस के साथ। फिर जब उन्होंने स्प्रिंग में विला बेच दी तो मैंने इंग्लिश मिलॉर्ड के साथ रुकने की सहमति दी। कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि फ्रंट डोर को रात में लॉक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी मोज़ियो, हमेशा मैं खुद ही देखती थी। और कल रात मैंने हमेशा की तरह लॉक किया था। तुम्हें पूरा यकीन है? मैं कसम खाती हूँ मोज़ियो। कितने बजे? हमेशा की तरह 10:30 बजे। बाकी सब लोग उस वक्त सोने जा चुके थे। मैडम पहले ही सो चुकी थी। डेनिस और लियोनी मेरे साथ ऊपर गई थी। मोज़ियो अभी भी अपने स्टडी में थे। तो अगर किसी ने बाद में दरवाजा खोला तो वो मोज़े और रेनॉल्ड ही हो सकते हैं। फ्रांसोइस ने कंधे उचका दिए। वो ऐसा क्यों करेंगे जब बाहर चोर और हत्यारे घूम रहे हो? मोज़े कोई बेवकूफ नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि किसी लेडी को बाहर छोड़ना था। लेडी? मैजिस्ट्रेट ने तेजी से पूछा। कौन सी लेडी? वो जो उनसे मिलने आई थी। कल रात कोई लेडी उनसे मिलने आई थी? हाँ मोज़ियो, और कई बार पहले भी आई है। कौन थी वो, तुम जानती हो? फ्रांसोइस के चेहरे पर थोड़ा चालाक सा भाव आया। मैं कैसे जानूं कौन थी? मैंने तो कल रात उसे अंदर नहीं आने दिया। आहा, मैजिस्ट्रेट ने जोर से कहा और मेज पर तेज से हाथ मारा। तुम पुलिस से मजाक कर रही हो? तुरंत नाम बताओ उस औरत का जो मोज़े और रेनॉल्ड से मिलने आई थी। फ्रांसोइस बड़बड़ाई। पुलिस? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम पुलिस में आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ वो कौन थी। वो मैडम डब्रोइल थी। कमिश्नरी चौंक पड़ा। मैडम डब्रोइल? विला मार्जोरेट वाली? हाँ वही मोज़ियो, बड़ी चालाक औरत है। इम्पॉसिबल, कमिश्नरी बड़बड़ाया। वोइला, फ्रांसिस बोली, सच बोलने पर यही मिलता है। नहीं नहीं, मैजिस्ट्रेट ने धीरे से कहा, हम बस चौंक गए थे। तो तुम कह रही हो कि मोज़ियोर और मैडम डब्रोइल के बीच? मैं कैसे जानूं? लेकिन मोज़ियोर बहुत अमीर आदमी थे और मैडम डब्रोइल गरीब, और फिर भी बहुत स्टाइलिश। उसकी भी कोई हिस्ट्री रही होगी। जवान नहीं है, फिर भी आदमी उसकी तरफ देखते हैं, और अब तो उसके पास पैसे भी बहुत है। सारा शहर जानता है। मोज़े हॉटेट ने अपनी दाढ़ी सहलाई। और मैडम रेनॉल्ड? वो हमेशा बहुत स्वीट और पोलाइट रहती है, मानो कुछ नहीं जानती हो, लेकिन दिल तो दुखता है ना मोज़ियो? मैं देख रही थी, वो दिन ब दिन दुबली और कमजोर हो रही थी। मोज़ियो भी बहुत परेशान दिखते थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत अब जवाब देने वाली है। औरत घर में आ रही है, कोई सीक्रेसी नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, टिपिकल इंग्लिश स्टाइल में। मैं अपनी सीट से गुस्से से उछला, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने ध्यान नहीं दिया और सवाल पूछते रहा। तो तुम कहती हो कि मोज़ियो ने खुद मैडम डब्रोइल को बाहर छोड़ा? हाँ मोज़ियो, मैंने उन्हें स्टडी से निकलते और दरवाजे तक जाते सुना। उन्होंने उसे गुड नाइट कहा और दरवाजा बंद कर दिया। कितने बजे? करीब 10:15 बजे। मोज़ियो कितने बजे सोने गए? हमारे बाद करीब 10 मिनट बाद। सीढ़ियाँ इतनी चीखती है कि हर आवाज सुनाई देती है। और फिर रात भर कोई शोर नहीं सुना? कुछ भी नहीं मोज़ियो। सुबह सबसे पहले कौन नीचे आया? मैं मोज़ियो। मैंने दरवाजा खुला देखा। बाकी खिड़कियाँ? सभी बंद थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। ठीक है फ्रांसोइस, तुम जा सकती हो। फ्रांसोइस दरवाजे तक गई, फिर पलटी। एक बात बताती हूँ मोज़ियो, वो मैडम डब्रोइल ठीक औरत नहीं है। औरत ही औरत को पहचानती है। वो बुरी औरत है, ये याद रखना। लियोन ओलार्ड, मैजिस्ट्रेट ने पुकारा। लियोन रोती हुई आई, थोड़ी अजीब लग रही थी। मैजिस्ट्रेट ने बड़ी समझदारी से उससे सवाल किए। उसकी गवाही ज्यादातर मैडम रेनॉल्ड को बंधा हुआ देखने पर आधारित थी, जिसे उसने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया। उसने भी रात को कोई आवाज नहीं सुनी। अब उसकी बहन डेनिस आई। मोज़ियो हाल ही में बहुत बदले हुए लगते थे, उसने कहा। हर दिन ज्यादा चुप और परेशान लगते थे, खाना भी कम खाते थे। फिर उसने अपनी थियरी दी।
जरूर माफिया उनके पीछे थी। 2 नकाबपोश लोग। और कौन हो सकता है? हो सकता है, मैजिस्ट्रेट ने शांत स्वर में कहा। कल रात मैडम डब्रोयल को तुमने अंदर आते देखा? नहीं मोज़ियोर, उससे 1 रात पहले। लेकिन फ्रांसोइस तो कह रही थी कि वो कल रात भी आई थी। नहीं मोज़ियोर, कल रात एक औरत जरूर आई थी, लेकिन वो मैडम डब्रोयल नहीं थी। मैजिस्ट्रेट हैरान हो गया और उसने लड़की से दोबारा सवाल किया, लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। उसे मैडम डब्रोयल को देखने से अच्छी पहचान थी। ये जो लेडी आई थी वो भी सांवली थी, लेकिन उससे छोटी और काफी जवान थी। उसकी बात को कोई नहीं बदल सकता। फिर थोड़ी झिझक के साथ उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंग्लिश थी। इंग्लिश? हाँ मोज़ियोर, उसने फ्रेंच में मोज़ियोर रेनॉल्ड के लिए पूछा था, और फ्रेंच बहुत अच्छी थी, पर एक्सेंट से पता चल ही जाता है। और जब वो स्टडी से बाहर आए तो वो दोनों इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना वो क्या बोल रहे थे? समझ पाई? मैं इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, डेनिस ने गर्व से कहा। वो लेडी बहुत तेज बोल रही थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जब मोज़ियोर ने दरवाजा खोला तब उनकी आखिरी बात मैंने सुनी। वो रुकी, फिर धीरे धीरे बोली, यस यस, बट फॉर गॉड सेक्स गो नाउ। मैजिस्ट्रेट ने रिपीट किया, यस यस, बट फॉर गॉड सेक्स गो नाउ। फिर उसने डेनिस को बाहर भेज दिया और कुछ सोचने के बाद फिर से फ्रांसिस को बुलाया। अब उसे पूछा गया कि कहीं उसने मैडम डब्रोयल के आने की रात गलत तो नहीं बताई। फ्रांसिस ने चौंक कर जिद दिखाई, नहीं बिल्कुल नहीं, मैडम डब्रोयल तो कल रात ही आई थी। डेनिस बस खुद को इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती है बस, इसलिए ये सारी कहानी बना दी किसी अनजान औरत की, और ऊपर से अपना इंग्लिश नॉलेज भी दिखा दिया। शायद मोज़ियोर ने वो इंग्लिश वाक्य बोला ही नहीं, और अगर बोला भी तो उससे कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि मैडम डब्रोयल को परफेक्ट इंग्लिश आती है और वो अक्सर मोज़ियोर और मैडम रेनॉल्ड से इंग्लिश में ही बातें करती थी। और देखिए ना मोज़ियोर जैक, जो उनके बेटे हैं, वो अक्सर यहाँ रहते थे और उन्हें फ्रेंच बहुत अच्छे से नहीं आती। मैजिस्ट्रेट ने आगे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने शेफॉर के बारे में और पूछा, और पता चला कि सिर्फ कल ही मोज़ियोर रेनॉल्ड ने कहा था कि उन्हें गाड़ी की जरूरत नहीं है और शेफॉर छुट्टी पर जा सकता है। पॉयरो की आंखों के बीच में कंफ्यूजन वाली झुर्रियां आ गई। क्या बात है? मैंने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर झटक दिया और कमिश्नरी से पूछा, मोज़ियो बैक्स, लेकिन क्या मोज़ियो रेनॉल्ड खुद गाड़ी चला सकते थे? कमिश्नरी ने फ्रांसोइस की तरफ देखा और बूढ़ी औरत ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मोज़ियो खुद गाड़ी नहीं चलाते थे। पॉयरो का माथा सिकुड़ गया। तुम बताओगे क्या तुम्हें क्या खटक रहा है? मैंने झुंझला कर पूछा। तुम नहीं समझे, अपने लेटर में मोज़ियो रेनॉल्ड ने लिखा था कि वो मेरी पिकअप के लिए कैलास गाड़ी भेजेंगे। शायद वो कोई किराए की गाड़ी भेजने की बात कर रहे हो, मैंने सुझाव दिया। हाँ शायद, लेकिन जब उनके पास खुद की गाड़ी थी तो किराए की क्यों मंगाते? और कल ही शेफोर को अचानक छुट्टी दे दी गई। क्यों? ऐसा क्या कारण था कि वो चाहते थे कि ड्राइवर हमारे आने से पहले वहां न हो? अध्याय 4। वह चिट्ठी जिस पर बेला ने साइन किया था। फ्रांसिस कमरे से जा चुकी थी। मैजिस्ट्रेट सोचते हुए टेबल पर उंगलियां बजा रहा था। मोज़ियो बैक्स, उसने आखिरकार कहा, हमारे सामने 2 अलग अलग गवाहियां हैं। हम किस पर भरोसा करें, फ्रांसिस या डेनिस? डेनिस, कमिश्नरी ने पूरे विश्वास से कहा। उसी ने उस विजिटर को अंदर आने दिया। फ्रांसिस बूढ़ी है, जिद्दी है, और शायद मैडम डब्रोयल को पसंद नहीं करती। वैसे भी हमारे पास कुछ सबूत है जो बताते हैं कि रोनाल्ड किसी और औरत में फंसा हुआ था। मोज़ियो हॉटेट चौंक गए। हमने मोज़ियो पॉयरो को ये बात बताई ही नहीं। उसने टेबल पर पड़े कागजों में ढूंढा और फिर एक पेपर पॉयरो को दिया। ये लेटर हमें मृत व्यक्ति की कोट की जेब से मिला था। पॉयरो ने उसे खोला। वो थोड़ा पुराना और मुड़ा तुड़ा हुआ था। इंग्लिश में किसी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा गया था, डियरेस्ट, तुमने इतनी देर से कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुम्हारी पिछली चिट्ठियां अजीब और ठंडी सी हो गई है, और अब ये लंबी चुप्पी, मुझे डर लगने लगा है। अगर तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया तो? लेकिन वो असंभव है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ। लेकिन अगर तुमने सच में मुझसे प्यार करना बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगी?
शायद खुद को मार लूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कभी कभी लगता है कोई औरत हमारे बीच में आ रही है। अगर ऐसा है तो उसे सावधान रहना चाहिए। तुम्हें भी। मैं तुम्हें मार डालूंगी पर उसे तुम्हें नहीं लेने दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। पर छोड़ो, मैं बकवास लिख रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। हाँ, प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। तुम्हारी, बेला। कोई पता नहीं, कोई तारीख नहीं। पॉयरो ने गंभीर चेहरा बनाकर पत्र वापस कर दिया। और इसका मतलब है? मैजिस्ट्रेट ने कंधे उचकाए। जाहिर है, मोज़ेओ रेनॉल्ड इस अंग्रेज औरत बेला में उलझे हुए थे। वो यहाँ आए, मैडम डब्रोयल से मिले और उसके साथ भी रिश्ता बना लिया। फिर बेला से दूरी बनानी शुरू की और उसे शक हो गया। इस पत्र में सीधी धमकी है। शुरू में तो मामला बहुत आसान लग रहा था। जलन। पीठ में छुरा भी यही दिखाता है कि ये किसी महिला का अपराध हो सकता है। पॉयरो ने सिर हिलाया। पीठ में वार। हाँ, पर वो कब्र, वो बहुत मेहनत का काम था। वो किसी औरत का काम नहीं था मोज़ेओन। वो एक आदमी ने किया होगा। कमिश्नर ने उत्साह से कहा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही है। हमने तो उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। जैसा मैंने कहा, हॉटे ने फिर कहा। मामला शुरू में आसान लगा, लेकिन नकाबपोश आदमी और रेनॉल्ड का आपको भेजा गया पत्र इस केस को जटिल बना देता है। लगता है ये सब घटनाएं अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये पत्र किसी तरह से बेला की धमकियों से जुड़ा हो सकता है? पॉयरो ने सिर हिलाया। मुश्किल है। मोज़ेओ रेनॉल्ड जैसा आदमी, जिसने बहुत खतरनाक जिंदगी जी है, वो किसी औरत से सुरक्षा मांगे, ऐसा संभव नहीं लगता। मैजिस्ट्रेट ने जोर से सिर हिलाया। मेरे विचार से भी यही सही लगता है। तो फिर हमें उस पत्र का कारण कहीं और ढूंढना होगा। सैंटियागो में, कमिश्नर ने कहा। मैं तुरंत वहां की पुलिस को तार भेजूंगा और उनके बीते जीवन, प्रेम संबंधों, व्यापार, मित्रों और दुश्मनियों की पूरी जानकारी मांगूंगा। उम्मीद है कि हमें कोई सुराग जरूर मिलेगा। कमिश्नर ने सबकी ओर देखा। पॉयरो ने सराहना से कहा, बहुत बढ़िया। क्या रेनॉल्ड के पास से बेला के और पत्र मिले? पॉयरो ने पूछा। नहीं, हमने उनके सारे निजी कागजों की तलाशी की। सब कुछ ठीक और वैध लगा। बस एक चीज थोड़ी अलग थी, उनकी वसीयत। ये देखिए। पॉयरो ने वसीयत पढ़ी। 1000 पाउंड मिस्टर स्टोनर को। ये कौन है? उनके सचिव। इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन कभी कभी वीकेंड पर यहाँ आते थे। और बाकी सब कुछ उनकी पत्नी एलोइस को। सादी वसीयत, लेकिन पूरी तरह कानूनी। गवाह डेनिस और फ्रांसिस। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। शायद, वेक्स ने कहा। आपने ध्यान नहीं दिया। तारीख? पॉयरो की आंखें चमक गईं। हाँ, मैंने देखा। 2 हफ्ते पहले बनाई गई थी। शायद खतरे की आहट मिलने के बाद बनाई गई हो। अमीर लोग अक्सर वसीयत नहीं बनाते, लेकिन ये दिखाता है कि रेनॉल्ड अपनी पत्नी से लगाव रखते थे, भले ही उनके और कई रिश्ते रहे हो। शायद, हॉटे ने संदेह से कहा। लेकिन ये उनके बेटे के साथ थोड़ा अन्याय है। अब वो पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर है। अगर माँ दोबारा शादी कर लेती है और उनका पति सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है, तो लड़के को कुछ नहीं मिलेगा। पॉयरो ने कंधे उचकाए। आदमी बहुत घमंडी होता है। रेनॉल्ड ने सोचा होगा कि उनकी पत्नी दोबारा शादी नहीं करेगी और शायद बेटे को सीधा पैसा ना देकर अच्छा किया हो। अमीर लोगों के बेटे अक्सर बिगड़ जाते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं। अब मोज़े पॉयरो, क्या आप हत्या की जगह देखना चाहेंगे? लाश हटा दी गई है, लेकिन सभी कोनों से फोटो लिए गए हैं। आपका धन्यवाद मोज़ेओ। कमिश्नर खड़ा हुआ। चलिए मोज़ियोस। उसने दरवाजा खोला और पॉयरो को आगे बढ़ने को कहा। पॉयरो ने भी झुककर कहा, मर्सी, मर्सी। आखिरकार वे हॉल में आ गए। पॉयरो ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। वह कमरा, क्या वह स्टडी है? हाँ, आप देखना चाहेंगे? उसने दरवाजा खोला और वो सब अंदर चले गए। मोज़ेओ रेनॉल्ड का स्टडी थोड़ा छोटा था, लेकिन बहुत ही सलीके और आराम से सजाया गया था। खिड़की के पास एक लिखने की मेज थी, जिसमें बहुत सारे खाने, पिजन होल्स थे। 2 बड़े लेदर की कुर्सियां फायरप्लेस के सामने थी और उनके बीच में एक गोल मेज थी, जिस पर नई किताबें और पत्रिकाएं रखी थी। पॉयरो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। उसने कुर्सियों की पीठ पर हाथ फेरा, टेबल से एक पत्रिका उठाई और साइड बोर्ड पर उंगली से धीरे से छुआ। उसके चेहरे पर संतोष दिखा। कोई धूल नहीं? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो चमक उठा।
जरा भी नहीं मेरे दोस्त, और शायद इस बार ये अफसोस की बात है। उसकी तीखी पक्षी जैसी आंखें कमरे में यहाँ वहां घूमने लगी। पौरो ने अचानक राहत की सांस लेते हुए कहा, ये कालीन तो टेढ़ा पड़ा है, और वो उसे सीधा करने के लिए झुक गया। अचानक उसने आश्चर्य से आवाज निकाली और खड़ा हो गया। उसके हाथ में गुलाबी रंग के कागज का छोटा टुकड़ा था। फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह नौकर लोग मैट के नीचे साफ करना भूल जाते हैं। बेक्स ने वो टुकड़ा उससे ले लिया और मैं भी पास आकर देखने लगा। तुम पहचान रहे हो हेस्टिंग्स? पॉरो ने पूछा। मैंने सिर हिलाया, थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो गुलाबी कागज मुझे जाना पहचाना लग रहा था। बेक्स की समझ मुझसे तेज निकली। ये तो चेक का टुकड़ा है, वो बोला। कागज का वो टुकड़ा लगभग 2 इंच का था। उस पर लिखा था डोविन। बढ़िया, बेक्स बोला। ये चेक शायद किसी डोविन नाम के व्यक्ति के लिए था। मुझे लगता है ये किसी को पे किया गया था, पॉरो ने कहा, और शायद ये रेनॉल्ड के हाथ की लिखावट है। जल्दी उन्होंने मेज पर रखे मेमो से उसकी तुलना की और पुष्टि हो गई कि लिखावट रेनॉल्ड की ही थी। हे ईश्वर, बेक्स बड़बड़ाया, मुझे ये टुकड़ा पहले क्यों नहीं दिखा? पॉरो हंस पड़ा। इसमें हमें सबक मिलता है, मैट के नीचे भी देखना चाहिए। मेरे दोस्त हेस्टिंग्स बता सकता है कि कोई भी चीज अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो मुझे चैन नहीं आता। जैसे कि मैंने देखा कि कालीन टेढ़ा है, मैंने सोचा जरूर किसी कुर्सी के पैर से खिसका होगा, शायद नीचे कुछ छिपा हो। फ्रांसोइस या डेनिस या लियोन, जिसने भी ये कमरा साफ किया, क्योंकि यहाँ धूल नहीं है, मतलब साफ सफाई सुबह ही हुई होगी। मैं पूरी घटना ऐसे सोचता हूँ। कल या पिछली रात रेनॉल्ड ने डोविन के नाम चेक लिखा, फिर किसी कारण से फाड़ दिया और कागज के टुकड़े फर्श पर गिर गए, और सुबह। लेकिन बेक्स जल्दी से घंटी खींचने लगा। फ्रांसोइस आई। हाँ, उसने फर्श पर बहुत सारे कागज के टुकड़े देखे थे। उसने क्या किया? उन्हें रसोई के चूल्हे में जला दिया। और क्या करती? बेक्स ने थके से इशारा करके उसे जाने को कहा। फिर अचानक उसका चेहरा चमक उठा और वो मेज की ओर भागा। वो चेकबुक देखने लगा, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था। कोई बात नहीं, पॉयरो ने उसका हौसला बढ़ाया। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम रेनॉल्ड हमें बताएंगी कि ये डोविन कौन है। बेक्स का चेहरा खिल उठा। सच है, चलो चलते हैं। जब हम कमरे से बाहर निकल रहे थे, पॉयरो ने हल्के अंदाज में कहा, यही वो कमरा है जहां रेनॉल्ड ने रात को अपने मेहमान से मुलाकात की थी, है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? इससे, पॉयरो ने कहा और एक लंबा काला बाल उठाया, जो मैंने लेदर की कुर्सी के पीठ से पाया है। ये किसी महिला का बाल है। बेक्स हमें घर के पिछले हिस्से की ओर ले गया, जहाँ एक छोटा सा शेड था। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। लाश यहाँ है। आपके आने से ठीक पहले हमने उसे वहां से हटा दिया था, ताकि फोटोग्राफर तस्वीरें ले सके। हम अंदर गए। जमीन पर एक चादर से ढकी हुई लाश थी। बेक्स ने चादर खींची। रेनॉल्ड मध्यम कद के थे, पतले और चुस्त शरीर वाले व्यक्ति। उम्र लगभग 50 साल। बालों में सफेदी झलक रही थी। चेहरा सांवला था, जैसे अधिकतर समय तेज धूप में रहे हो। उनकी आंखें पास पास थी और होठ खींचे हुए, मानो हैरानी और डर के साथ मरे हो। चेहरे से ही लगता है कि इन्हें पीठ में छुरा घोंपा गया, पौरो ने कहा। बहुत धीरे से उन्होंने लाश को पलटा। कंधों के बीच कोट पर एक गहरा दाग था। वही कपड़े में एक चीरा भी था। क्या आपको पता है कि हत्या किस हथियार से की गई थी? हाँ, वही हथियार जख्म में मिला था। बेक्स ने एक कांच की बोतल उठाई। उसमें एक छोटा सा चाकू जैसा हथियार था, ब्लैक हैंडल और चमकती ब्लेड। पूरा हथियार 10 इंच से बड़ा नहीं था। पौरो ने उसकी नुकीली ब्लेड को सावधानी से छुआ। ओह, बहुत तेज है। छोटे मगर काम के मर्डर टूल्स में से एक। अफसोस, उस पर कोई उंगली के निशान नहीं मिले, बेक्स ने कहा। लगता है कातिल ने दस्ताने पहने थे। जरूर पहने होंगे, पौरो ने कहा। अब तो सबसे नौसिखिया अपराधी भी जानता है कि उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि उसने किसी और के फिंगरप्रिंट क्यों नहीं छोड़े। ये काम तो आसान है, पुलिस खुश हो जाती। लगता है या तो कातिल में कोई सिस्टम नहीं था, या बहुत जल्दी में था। खैर, हम देखेंगे। उसने लाश को धीरे से वही वापस रख दिया। ओ, इसके ओवरकोट के नीचे सिर्फ अंडरक्लोथ्स थे। उसने गौर से देखा। हाँ, मैजिस्ट्रेट को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई।
बेक्स ने खोला। फ्रांसोइस थी। वो अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अब क्या है? बेक्स ने चिढ़ते हुए पूछा। मैडम कह रही है कि अब वे ठीक महसूस कर रही है और मैजिस्ट्रेट से मिलने को तैयार है। बहुत अच्छा, बेक्स ने कहा। मोज़े हॉटे को बता दो, हम अभी आते हैं। पोयरो कुछ क्षण रुककर लाश की ओर देखने लगा। मुझे लगा कि वो कुछ भावुक बातें बोलेगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कातिल को पकड़ ना लूं। लेकिन उसने जो कहा वो इस गंभीर मौके पर भी अजीब लग रहा था। उसका ओवरकोट बहुत लंबा था